हाय मित्रों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से एक और हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम बहुत सारे जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास है उस पर बहुत सारे वीडियो हम अपलोड किए थे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे कई सारे प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो मेरा अगला टॉपिक है वह है आपको क्षेत्रीय राज्यों का उदय और 16 महाजनपद। तो इसी के बारे में आज हमें जानना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 16 महाजनपद या क्षेत्रीय राज्यों के उदय पर। तो उससे भी पहले हमें जानना होगा कुछ इससे पहले की बात है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में जो एक सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप सबको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद क्या हुआ था कि भारतीय धरती पर आर्यों के द्वारा एक नवीन सभ्यता का विकास किया गया था जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। क्या नाम था? वैदिक सभ्यता। तो यहाँ से दो चीज को आपको याद रखना है कि वैदिक सभ्यता का समय क्या था। तो देखिए, तो वैदिक सभ्यता का जो समय था वह था आपको 1500 से लेके 600 बीसी था। क्या इतना बात तो आपको पता है कि वैदिक सभ्यता का जो समय था क्या था? 1500 बीसी से लेके 600 बीसी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। क्या तो आगे चलकर यह वैदिक सभ्यता जो था वो आपको दो भागों में बट गया था। कितने भागों में बट गया था? दो भागों में। तो एक का नाम जो पड़ा वो आपको ऋग्वैदिक काल पड़ा। कौन सा काल पड़ा? ऋग्वैदिक काल। ठीक है, और एक जो था वो था आपको उत्तर वैदिक काल। क्या था? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आइए, तो ये जो ऋग्वैदिक काल है इसका समय क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व जो था वो ऋग्वैदिक काल था, और इसके बाद आपको 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक के जो काल था वो आपको उत्तर वैदिक काल था। क्या था? उत्तर वैदिक काल था। तो जैसा कि आप सभी आदमी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते जब यह अपना अंतिम स्थिति में था तो हमारे समाज में कई सारे क्या हुए थे? बदलाव हुए थे। इसके अलावा हमारे समाज में कई सारे परिवर्तन हुए थे। तो इसी परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ था कि आपको क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, और इसी क्षेत्रीय राज्य को बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपद कहा गया। क्या कहा गया? 16 महाजनपद कहा गया। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये जो क्षेत्रीय राज्य है इसका उदय कब हुआ था। तो क्षेत्रीय राज्य का जो उदय हुआ था वो आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कितना हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमारे समाज में क्या हुआ था कि राजनीतिक परिवर्तन हुए। राजनीतिक परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन हुए। सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि आपको आर्थिक प्रगति हुई। क्या तो जब इन क्षेत्रीय राज्यों का उदय नहीं था तो सबसे पहले हमारा जो ये समाज था वो कबीला में बटा होता था। किसमें बटा होता था? कबीला। फिर कई कबीलाओं को मिलाकर जन्म में लोग बंटने लगे। क्या उसके बाद फिर क्या हुआ? जनपद का निर्माण हुआ, और जनपद से अंत में क्या हुआ कि महाजनपद का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? महाजनपद का। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि हमारा समाज जो पहले था कबीला में बटा था, फिर जन्म में आया, फिर जनपद में आया, और तब जाकर फिर क्या हुआ कि महाजनपद में आया। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है क्या कि 16 महाजनपदों की जो जानकारी है उसका स्रोत क्या है। तो देखिए, तो 16 महाजनपद की जानकारी का जो स्रोत है हमारे पास एक है अंगुत्तर निकाय। कौन सा निकाय है? अंगुत्तर निकाय। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न उठेगा कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। तो अंगुत्तर निकाय जो है वो आपको बौद्ध धर्म से क्या है कि जुड़ा हुआ ग्रंथ है। इसके अलावा आपको भगवती सूत्र जो है, इस भगवती सूत्र में भी क्या है कि 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं क्या कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो वो किसमें है? भगवती सूत्र में। किसमें है? भगवती सूत्र में। यानी कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में क्या था कि इन 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। ठीक है, आइए अब यहाँ से हम बात करते हैं कि विशेष क्या है कि जब महाजनपद का उदय हुआ तो इसके उदय होने के समय में और क्या क्या हुई। क्या तो देखिए, तो इसी समय क्या हुआ था कि लोहे का प्रयोग जो हुआ व्यापक पैमाने पर शुरू हुआ था, क्योंकि हम सभी आदमी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते लोग जो थे वो क्या करने लगे, लोहे का जो लोहा धातु था उससे लोग परिचित हो गए। क्या हो गए? परिचित हो गए। क्या यानी कि हमारा जब उत्तर वैदिक काल आते आते लोग जो थे लोहा नामक धातु से परिचित हुआ। क्या तो बाद में चलकर क्या हुआ, इसी लोहा का प्रयोग जो था वो आपको क्या हुआ कि औजार बनाने में हुआ, जिससे क्या हुआ कि कृषि इत्यादि चीजों में क्या हुआ कि असातिक प्रगति हुई। क्या तो इसी समय लोहे का व्यापक
जो प्रयोग था वो शुरू हुआ था कब? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके अलावा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही जो सिक्के होते थे वह बनाए जाने लगे। क्या होने लगे? सिक्के बनाए जाने लगे। इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही क्या हुए थे? अस्तित्व में आए थे। तो आपको याद रखना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हमारे भारत में क्या हुआ था कि आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और 16 महाजनपदों का क्या हुआ था? उल्लेख हुआ था। क्या हुआ था? उल्लेख हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज को भी याद रखना है। फिर एक प्रश्न और भी यहाँ से उठता है कि लोहा का जो खोज हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। इस चीज को भी आपको क्या करना है? क्लियर करना है। ठीक है, आइए तो यहाँ से हम क्या सीखें कि सबसे पहले कि ये जो क्षेत्रीय राज्य है जिसको हम लोग महाजनपद कहते हैं उसका उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, फिर है इसके जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म से। फिर एक आता है भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो भगवती सूत्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो आपको जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। और जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब 16 महाजनपदों का उदय हुआ था उसके साथ ही। ठीक है, फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही क्या हुआ कि लोहे का प्रयोग जो था वह व्यापक रूप से क्या हुआ? शुरू हुआ। क्या? सिक्के बनाए जाने लगे। क्या? अब यहाँ से एक प्रश्न और उठती है कि सर ये जो क्षेत्रीय राज्य थे इस क्षेत्रीय राज्य में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो देखिए, तो ये क्षेत्रीय राज्य या 16 महाजनपद जो थे उसमें आपको क्या था कि 3 प्रकार की शासन व्यवस्था जो थी वह प्रचलित थी। किसी महाजनपद में आपको राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, तो किसी में आपको गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, तो किसी में आपको कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यानी राजतंत्र मतलब राजा का शासन। किसका शासन? राजा का शासन। अर्थात इसमें राज्य के जो प्रमुख होते थे वो कौन होते थे? राजा होते थे। और अधिकांश राज्यों में आपको कैसा था? तो आपको राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही नहीं था। ठीक है, यानी कि अधिकांश महाजनपदों में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? तो आपको राजतंत्रात्मक, जिसमें राज्य का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। फिर है कई सारे महाजन पदों में आपको गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी प्रचलित थी। तो गणतंत्र का मतलब होता है क्या? तो देखिए, गण मतलब क्या होता है? जनता। क्या होता है? जनता। क्या यानी क्या होता है? जनता। यानी सीधे समझिए कि जन मतलब व्यक्ति, गण मतलब व्यक्तियों का समूह और तंत्र मतलब शासन, यानी कि व्यक्तियों के समूह के शासन को हम लोग क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। याद रखिएगा कि गणतंत्र, गण मतलब क्या होता है? व्यक्तियों का समूह और तंत्र मतलब शासन, यानी कि ये जो गणतंत्र है संघ का क्या पर्यायवाची रूप है? कैसा रूप है? पर्यायवाची रूप है। क्या? तो जैसे कि आप लोग बज्जी का नाम सुने होइएगा। किसका नाम सुने होइएगा? बज्जी। क्या? बज्जी का नाम सुने होइएगा। इसके अलावा लिच्छवी का नाम सुने होइएगा। क्या? तो दरअसल था क्या कि बज्जी में आपको 8 जनपद थे। कितने जनपद थे? 8 जनपद। और 8 जनपद को मिलाकर वो क्या हुआ था कि बज्जी नामक महाजनपद बना था और इसकी जो राजधानी थी वो लिच्छवी थी। क्या थी? लिच्छवी थी। तो हम लोगों को यहाँ से एक चीज याद रखना है। कौन सा चीज? तो दुनिया का जो पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था वो आपको लिच्छवी में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? लिच्छवी में ही। ठीक है, और लिच्छवी क्या था? तो आपको बज्जी संघ से जुड़ा हुआ एक जनपद था। क्या था? जनपद था। और बज्जी संघ में कितने जनपद थे? तो 8 जनपद थे। कितने जनपद थे? 8 जनपद थे। उसी में से एक कौन था? तो आपको लिच्छवी था। तो इस लिच्छवी की राजधानी जो थी वो आपको कहाँ थी? वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली थी। या बज्जी की राजधानी कहेगा तो वो वैशाली थी। तो वहीं पर क्या था कि आपको गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक है, अब आइए, अब हम बात करते हैं कुलीन तंत्र की। किसकी बात करते हैं? कुलीन तंत्र की। तो कुछ महाजन पद में आपको क्या था कि कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था भी थी। इसमें क्या होता है कि कुल विशेष के व्यक्तियों के द्वारा शासन चलाया जाता है। जैसे कि आप लोग रामायण देखे होगा तो उसमें कभी कभी चर्चा होती है रघुकुल, मतलब कि एक विशेष कुल हुआ। क्या हुआ? विशेष कुल हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से क्या था कि आपको ये जो कुलीन तंत्र है, ठीक है, तो कुलीन तंत्र में कुल विशेष के व्यक्तियों के द्वारा शासन को चलाया जाता था। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि 16 महाजन पदों का उदय कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 16 महाजन पद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजन पद की जानकारी किस जैन ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो लोहे का प्रयोग जो था व्यापक रूप से शुरू हुआ, सिक्के बनाए जाने लगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। और इन 16 महाजन पदों में कितने प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित थी? तो 3 प्रकार की, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक और कुलीन तंत्रात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार से इस टॉपिक को हम क्लियर किए। अब आइए कि ये जो 16 महाजन पद है ये कौन कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। और विशेष रूप से क्या करना है कि इसकी राजधानी को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 2019 में बिहार एसआई का एग्जाम जो हुआ था, ठीक है, तो उस बिहार एसआई के एग्जाम में हम भी बैठे थे और उस एग्जाम में 16 महाजन पद से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मत्स्य की राजधानी क्या है? तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो 16 महाजन पद है
तीन 16 महाजन पद मुख्य रूप से क्या था कि आपको उत्तर भारत, मध्य भारत और अभी का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र है वहां तक ये क्या था, फैला हुआ था। क्या हुआ था? फैला हुआ था। ठीक है, तो अभी जो ये महाजन पद है ये मुख्य रूप से इसका जो विस्तार था, ठीक है, यानी कि अभी के समय के हिसाब से हम देखते हैं तो ये जो 16 महाजन पद थे इनका जो विस्तार था वह मुख्य रूप से आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के अलावा आपको राजस्थान हो गया, ठीक है, इसके अलावा भारत के बाहर भी कुछ क्षेत्र है जहां तक इसका क्या था, विस्तार था। तो आइए हम इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और पार्ट बाय पार्ट इसको मतलब बांट कर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि बिहार में जो स्थित महाजन पद था वह 3 महाजन पद था। सबसे पहले याद रखना है आपको कि बिहार में स्थित महाजन पद कौन कौन है, तो 3 थे, एक मगध है, अंग है, वज्जी है, ठीक है। फिर एक उत्तर प्रदेश में आपको 8 थे, कितने थे, 8 थे। तो उत्तर प्रदेश के 8 महाजन पद कौन कौन थे, तो आपको काशी, कौशल, मल, चेदी, सुरसेन, पंचाल, कुरु, वत्स। तो देखिए 3 और 8 कितने हुए, 11। अब आइए 2 जो थे वह आपको भारत से बाहर थे, कौन, तो आपको ये गंधार और एक कंबोज, ठीक है। इसके अलावा ये 3 जो है अवंती जो कि आपको मध्य प्रदेश में, मत्स्य जो कि आपको राजस्थान में, यानी कि राजस्थान का कुछ क्षेत्र है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अस्मक जो कि आपको यह साउथ में था, कहाँ था, साउथ में। कहने का मतलब है कि गोदावरी नदी के जो आसपास का प्रदेश था यानी कि आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र थे वहीं पर एक क्या था कि महाजन पद था जिसका नाम था अस्मक। तो आपने क्या देखा कि ये जो क्षेत्रीय राज्य थे वो मुख्य रूप से क्या था कि उत्तर भारत, कहाँ था, उत्तर भारत, मध्य भारत, इसके अलावा आपको पश्चिम भारत जो अभी का उस समय का पश्चिम भारत, अभी का हम कह सकते हैं कि आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र था। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मगध की। किसकी बात करते हैं, मगध की। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि मगध जो है 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली था। क्या था कि मगध जो था वो 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वह गिरिव्रत थी और बाद में जो राजधानी बनी वो कौन सी बनी, राजगिरी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि मगध की राजधानी क्या है, राजगिरी या गिरिव्रत। तो अभी का जो यह क्षेत्र है, वर्तमान का क्षेत्र या आधुनिक क्षेत्र, तो यह पटना से गया तक का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था, पटना से गया तक का क्षेत्र था, यानी कि हम कह सकते हैं कि दक्षिण बिहार का यह क्या था, क्षेत्र था। क्या था, क्षेत्र था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो वह आपको मगध था। कौन था, मगध था। मगध की राजधानी क्या है, तो राजगिरी और गिरिव्रत, ठीक है। और यह आधुनिक क्षेत्र कौन सा है, तो पटना और गया का, यानी कि हम कह सकते हैं कि साउथ बिहार का जो क्षेत्र था वह क्या था कि उस समय आपको क्या था कि मगध का फैलाव था वहां तक, ठीक है, या मगध का फैलाव को वो दर्शाता था, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं अंग की, ठीक है। तो अंग की राजधानी क्या है, चंपा है और यह वर्तमान क्षेत्र जो है इसका भागलपुर और मुंगेर का है। किसका है, भागलपुर और मुंगेर का है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बज्जी। तो देखिए बज्जी से एक प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, बज्जी से एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो बज्जी से जो एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, तो देखिए तो ये जो बज्जी है, इस बज्जी की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है, तो वैशाली है। कहाँ है, वैशाली है। याद रखिएगा कि बज्जी की राजधानी जो है कहाँ है, वैशाली है, ठीक है। वैशाली अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो विदेह और नहीं तो मिथिला हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी का जो वर्तमान क्षेत्र है, इस वर्तमान क्षेत्र के अंतर्गत आपको त्रिभुज प्रमंडलीय क्षेत्र आते हैं, जिसमें आपको कर सकते हैं सीतामढ़ी हो गया, क्या दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ऐसे क्षेत्र को मिलाकर क्या था कि बज्जी जनसंघ बना हुआ था। और बज्जी जनसंघ में क्या था कि आपको 8 जनपद शामिल थे और इसी में से एक जनपद जो था वो आपको कौन था, तो आपको लिच्छवी था। और इस लिच्छवी की भी जो राजधानी थी वो आपको कहाँ थी, वैशाली ही थी। तो दुनिया का जो पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था वो कहाँ स्थापित हुआ था, वैशाली में। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि बिहार में कितने महाजनपद थे, 3। कौन कौन, मगध, अंग और बज्जी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। काशी, इसकी राजधानी जो थी वाराणसी थी और वर्तमान का भी जो क्षेत्र है वो कौन है, वाराणसी है। और इस वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। और यह वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कौशल की। तो कौशल की राजधानी जो है वो आपको श्रावस्ती है और यह वर्तमान क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और गोंडा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, फैजाबाद और गोंडा को दर्शाता है। और आपको पता होगा कि फैजाबाद का नाम जो है हाल में ही क्या कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये जो श्रावस्ती है, ठीक है, तो श्रावस्ती से आप लोग एक कहानी पढ़े होइएगा, अंगुलीमाल नामक जो डाकू था, ठीक है, वह कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही अपना आतंक मचाया हुआ था। तो गौतम बुद्ध उनको क्या किए थे कि अपनी शिक्षा के द्वारा शांत किए थे, ऐसा कहानी आप पढ़े हुई है क्या। तो ये जो कौशल है, ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। और यह क्षेत्र अभी वर्तमान में जो फैजाबाद, गोंडा
ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इसको यह क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है, या प्रतिनिधित्व करता है इसका। अब हम बात करते हैं मल। तो मल की राजधानी कहाँ है, कुशीनगर, ठीक है, और यह कुशीनगर वर्तमान में किस क्षेत्र को दर्शाता है, तो देवरिया गोरखपुर क्षेत्र को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, देवरिया गोरखपुर क्षेत्र को दर्शाता है। तो देखिए कुशीनगर से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशावती या कुशीनगर में हुई थी, जो कि मल गणराज्य की क्या थी, राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, मल गणराज्य की राजधानी थी। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब है चेदी। चेदी की राजधानी कहाँ थी, शक्तिमती, और यह क्षेत्र जो है वर्तमान में बुंदेलखंड को क्या करता है, दर्शाता है। आइए सुरसेन। सुरसेन की राजधानी जो थी मथुरा थी, और यह क्षेत्र भी किसको दर्शाता है, तो मथुरा को ही अभी वर्तमान में दर्शाता है। अब आइए पांचाल। पंचाल की जो राजधानी थी वह थी आहिचा छत्र। कहाँ था, आहिचा छत्र या काम्पिल्य। कहाँ था, काम्पिल्य। दोनों को याद रखिएगा, आहिचा छत्र या काम्पिल्य किसकी राजधानी थी, पंचाल की, और यह क्षेत्र वर्तमान में आपको उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं क्षेत्र को क्या करता है, दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ, और यह क्षेत्र जो है दिल्ली मेरठ क्षेत्र को क्या करता है, वर्तमान में प्रतिनिधित्व करता है। तो आप लोग कुरु के बारे में जानते होइएगा, जैसे आप महाभारत देखे होइएगा तो उसमें कुरु वंश के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में चर्चा की गई है, कुरु वंश के बारे में। और आपको पता होगा कि कुरु वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी, हस्तिनापुर थी। कहाँ थी, हस्तिनापुर थी, जो कि उत्तर प्रदेश का ही क्या था, एक क्षेत्र था, ठीक है। तो ये जो कुरु राज्य था इसकी जो राजधानी थी, ठीक है, वह इंद्रप्रस्थ थी, और वर्तमान में किसको दर्शाता है, दिल्ली को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, दिल्ली को, मेरठ को, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है उसको भी क्या करता है, दर्शा रहा है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं ये जो वत्स है, ठीक है, तो वत्स की राजधानी क्या है, तो कौशाम्बी, और यह क्षेत्र जो है अभी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, यानी कि प्रयागराज अभी इलाहाबाद का नया नाम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, और यह क्षेत्र प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र को दर्शाता है। अब देखिए, अब है कि यहाँ पर हम क्या देखें कि बिहार में 3 महाजनपद, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद, 8, तो टोटल 11 हो गए। अब हमें 5 के बारे में पढ़ना है। तो देखिए गंधार और कम्बोज, ये दोनों जो था भारत से बाहर का क्षेत्र था। तो गंधार की राजधानी कहाँ, तक्षशिला, ये भी याद रखना है, ठीक है। कम्बोज की राजधानी कहाँ, हटक, इसको भी याद रखना है। आइए अब हम बात करते हैं अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ है, उज्जैन या महिष्मती, और यह क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, और वर्तमान में यह मालवा क्षेत्र का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। वहीं हम बात करते हैं मत्स्य की राजधानी, जो कि बिहार एसआई 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर, और यह क्षेत्र जो है राजस्थान के, आपको क्या कहते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मत्स्य की। तो मत्स्य की राजधानी कहाँ है, विराटनगर है, और विराटनगर जो वर्तमान में राजस्थान का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अब आइए हम बात करते हैं अस्मक की। तो अस्मक की जो राजधानियों का है, पोटली है या पोतन है, ठीक है, और यह क्षेत्र जो है वर्तमान में गोदावरी नदी के आसपास का क्या है, प्रदेश है, और यह आंध्र प्रदेश यानी कि साउथ इंडिया में स्थित एक महाजनपद था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये मेरा टॉपिक था 16 महाजनपद, तो मैंने आपको सरलता से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज का जो ये क्लास है, इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।